आ जाओ यार बच्चों, अच्छे से ध्यान देना यार सभी ने। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ थ्योरी पार्ट देखा था, राइट, अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कुछ थ्योरी मैंने लिखवा करके दी थी। यूजर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देख लिया था, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग देखा था, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग देखा था, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग देख लिया था, राइट। चलो लिखो आज आगे, और अकाउंटेंसी लिखना है बेटा सभी ने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट लिखो, और एक छोटी सी डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप बना लो आपके बुक में एज इट इज। बुक कीपिंग, इससे थोड़ा सा ब्रॉड व्यू किसका है बेटा, अकाउंटिंग का। और ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जिस फील्ड में आता है उस फील्ड को बोलते हैं अकाउंटेंसी। लिख के रखो आपके पास में, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सो आपको देखा होगा कि बुक कीपिंग का बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, क्लरिकल वर्क है, लिमिटेड स्कोप है। उससे थोड़ा सा डिटेल में अकाउंटिंग, ब्रॉडर व्यू। एंड ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंट जिस फील्ड के अंदर में आती है उस फील्ड को हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। यस और नो। इसीलिए जो सीए का कोर्स है उसका नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। चार्टर्ड बुक कीपिंग है क्या? नो। चार्टर्ड अकाउंटिंग है क्या? नो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बरोबर है। सो अकाउंटेंसी की स्टडी करना मतलब क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक कन्वेंशंस, थेरीज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की स्टडी करना मतलब अकाउंटेंसी की स्टडी करना। यस और नो। सो लिखो मेरे साथ साथ सब लोग, नीचे लिखना है बेटा सभी ने। लिखो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना है सभी ने, अकाउंटेंसी। लिखो सब लोग, डायग्राम बनाए बेटा सभी ने। अकाउंटेंसी स्टडी, स्टडी includes, accountancy study includes, लिखा सभी ने, अकाउंटेंसी स्टडी इंक्लूड्स। फिर नीचे की लाइन में ऐसे डॉट देना, देखो नीचे की लाइन में सबसे पहले डॉट में मतलब इस पॉइंट का है, सब पॉइंट है। अकाउंटेंसी स्टडी इंक्लूड्स, पहले पॉइंट में लिखो नीचे, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। दूसरे वाले डॉट के सामने लिखता उसी की नीचे लाइन में, स्टडी ऑफ थियरी ऑफ अकाउंटिंग, और थियरी ऑफ अकाउंटेंसी लिखना, स्टडी ऑफ थियरी ऑफ अकाउंटेंसी, हाँ अकाउंटेंसी। तीसरे डॉट के सामने लिखना, दूसरे के सामने क्या लिखा, स्टडी ऑफ थियरी ऑफ अकाउंटेंसी। थर्ड डॉट के सामने लिखना, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। फिर ऐसा लिखो, देखो ये आपने एक सेंटेंस लिखा और ये नीचे 3 डॉट लिखा, स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, थियरी ऑफ अकाउंटेंसी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। उसके आगे ऐसा ऊपर में है ना, जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे उसको कवर करते हुए एक ऐसा ओपन ब्रैकेट हॉरिजेंटल में, और फिर उसके बाद लिखो डज, डज आगे लिखो, ये लिखा बेटा ऐसा, ऐसा ओपन ब्रैकेट बना है नीचे का, ये देखो ये ब्रैकेट बना है क्या, ये ऐसे, डज accountancy, thus accountancy explain us, accountancy explains us why and how transactions, why and how transactions are recorded. Accountancy explain us
why and how transactions are recorded। बरोबर, ध्यान से सुनना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे करते हैं बुक कीपिंग से पूछ लो, बरोबर है क्या, वो बुक कीपिंग में वही है, बट क्यों रिकॉर्ड करते हैं समझ में आ रहा है, वो अकाउंटेंसी को पता है। वाई एंड हाउ, बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे है, डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया, बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात करता है, बुक कीपिंग के अंदर में डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया, प्रिंसिपल्स क्या क्या, ये सब आता है क्या, नो। बुक कीपिंग का जो स्कोप है काफी नैरो है एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का स्कोप नैरो एज कम्पेयर टू अकाउंटेंसी, यस और नो। सो अकाउंटेंसी की स्टडी के अंदर में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों का भी स्टडी आ गया, ये बात समझ में आई सभी को, एकदम सिंपल है। सो क्या करना है, बरोबर है, ये बुक कीपिंग को पता है, कैसे करना है ये अकाउंटिंग को पता है, बट क्यों करना है ये अकाउंटेंसी को पता है। तो आपके वाई के जवाब जो हर बार आप सोचते हो ना, जब भी आप कोई पढ़ाई करते हो तो सर ये ऐसा क्यों, सर ये ऐसा क्यों, तो जब भी आप मुझे क्यों पूछते हो तो मैं आपको उसका जो जवाब है वो कहाँ से देते रहता हूँ, अकाउंटेंसी के नॉलेज से। जब मैं आपको डेबिट क्रेडिट के रूल बता रहा था तब मैं आपको क्या समझा रहा था, बुक कीपिंग। जब मैं डेबिट क्रेडिट के रूल से एंट्री मारना सिखा रहा था तब मैं आपको क्या समझा रहा था, एंट्रीज पास करना, बुक कीपिंग। और जब मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया तो वो अकाउंटिंग। कुछ बात समझ में आ रही सभी को, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो बेटा, उससे एडवांस अकाउंटिंग और उससे एडवांस स्कोप है अकाउंटेंसी का। लिखो अकाउंटेंसी, लिखना है बेटा सभी ने, अकाउंटेंसी। नेक्स्ट पॉइंट, accountancy includes complete process, accountancy include complete process, कंप्लीट प्रोसेस के आगे ऐसा कॉमा देके डैश लिखना और फिर उसके बाद नीचे लिखना फ्रॉम, हाँ नीचे की लाइन में फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू, तुम बताओ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड communication of the results, and communication of the results, क्या बोला, हाँ हाँ चलेगा, मैं दरवाजा खींच के चला जाऊंगा, राइट, लिखा बेटे सभी ने, डन, ऑल से। आज का होमवर्क लिख लो, घर पे जब जाओगे ना तो आज का होमवर्क क्या रहेगा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का एक ऐसा टेबल बना करके लेके आ जाना, है ना, ये आपका आज का होमवर्क है, तीनों चीजें आपके पास में है, टेबल आप बना करके लेके आ जाना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दो, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये आपका आज का होमवर्क है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दे दो, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बराबर है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अच्छा ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात है, सब लोग पेन नीचे रख देना, कुछ बातें सुन लो पहले, सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस ब्रह्मांड की कोई भी इंफॉर्मेशन रहने दो,
सभी इंफॉर्मेशन के सेम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे जो मैं अब बताने जा रहा हूं। सभी इंफॉर्मेशन के एक भी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होगा। बच्चों एक सेकंड ना, दरवाजा बंद कर रहा हूं। आ जाओ, ध्यान देना बेटा। सभी इंफॉर्मेशन के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाले। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आप मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन का एग्जांपल देना, एनी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते, उस इंफॉर्मेशन पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेबल रहेंगे। जैसे ध्यान से सुनना, सबसे बेसिक कैरेक्टर क्या होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, कि वो सच होना चाहिए। सही है ना? ये सबसे बेसिक कैरेक्टर है कि वो सच होना चाहिए, जो भी उससे पता चल रहा है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ये सुन लो, अभी ध्यान से सुनना, एक सेकेंड। जैसे मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चों मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने बोला सर कौन सी इंफॉर्मेशन? अभी फुटबॉल मैच चल रहा है फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए, और मैंने मानस से पूछा कि बताया फुटबॉल मैच का स्कोर क्या हो रहा है। मानस ने मुझे स्कोर तो बताया, लेकिन क्रिकेट मैच का बताया। करेक्ट है, उसने जो क्रिकेट, अभी फुटबॉल मैच भी चल रहा है, क्रिकेट मैच भी चल रहा है। मैंने कौन सी मैच का स्कोर पूछा? फुटबॉल मैच का। और मानस मुझे कौन सी मैच का स्कोर बता रहा है? क्रिकेट मैच का। वो स्कोर उसने करेक्ट बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया, कोई उसमें गलती नहीं थी। और इतना ही नहीं, उसने मुझे मैच ओपन करके डायरेक्टली स्कोर लाइव भी दिखा दिया, मुझे जिस फॉर्मेट में चाहिए। अगर मुझे दिखाई नहीं देता तो उसने ऑडियो सुना दिया, अगर मुझे सुनाई नहीं देता उसने मुझे वीडियो दिखा दिया। हर तरीके से सब करेक्ट फॉर्मेट में दिखाया, जैसा सामने वाले को समझ में आए। बट तुम बताओ ये स्कोर मेरे किसी काम का है क्या? समझ में आ रहा है क्या? सो मैंने उससे क्या पूछा था? फुटबॉल मैच का स्कोर, और वो मुझे क्या बता रहा है? क्रिकेट मैच का स्कोर। क्या ये मेरे लिए रिलेवेंट है क्या? आप दुकानदार के पास गए, अपने दुकान वाले गए, आपने सब्जी वाले को बोला भैया बैंगन देना आधा किलो, वो आपको आधा किलो आलू दे रहा है, करेक्ट रेट में दे रहा है, अच्छे आलू दे रहा है, आपके काम का है क्या? आप क्या बोलेंगे? मेरे से रिलेवेंट ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं बैंगन चाहिए, तू क्या दे रहा है? आलू। क्या ये रिलेवेंट है? आपको बाइक लेना है, अब ईवी लेना है कि पेट्रोल वाली बाइक लेना है, और आपको सेल्समैन मोपेड बता रहा है एक्टिवा, अच्छी गाड़ी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन बता रहा है, आपके काम का है क्या? सो सबसे पहला बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है रिलेवेंट होना चाहिए इंफॉर्मेशन। मतलब यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड होना चाहिए। मैं मांग रहा हूं आपसे आम, आप दे रहे हो मुझे अनार, कोई मतलब वाली बात है? भले अनार अच्छा होगा, सही रेट होगा, सब है, मुझे क्या लेना देना उससे? सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बेटा? कि इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलेवेंट। फिर वो चाहे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो, मैच के स्कोर की इंफॉर्मेशन हो, चाहे सब्जी की इंफॉर्मेशन हो, चाहे टू व्हीलर की इंफॉर्मेशन हो, चाहे इस ब्रह्मांड की किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन कैसी होना चाहिए बताओ मुझे? रिलेवेंट होना चाहिए। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या रहेगा बेटा? रिलेवेंट होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? रिलेवेंट का मतलब होता है जिस किसी इंसान ने इंफॉर्मेशन को डिमांड किया, उसे जो चाहिए उससे रिलेटेड। अगर ऐसा है तो वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, अदरवाइज वो इररिलेवेंट है। आप दुकान पे गए, शॉप पे गए, आपने बोला भैया कॉफी देना एक, वो आपको चाय दे रहा है, बहुत अच्छी चाय दे रहा है, बट आपके काम की है क्या? नो, इररिलेवेंट है। सो इसीलिए जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन डिमांड करो तो चेक करो सामने वाला जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है वो रिलेवेंट है। कभी कभी आपके फोन पे फोन आता होगा, हाँ जी मैं इस बैंक से बात कर रही हूँ, एकदम सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है, रेट पे लोन मिल रहा है 5% पे, आपको लोन चाहिए नहीं, वो कॉल आपके लिए इररिलेवेंट है। फिर वो इन्फॉर्मेशन आप सुनोगे क्या? जो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है आप क्या करते हो? फोन कट। बट वही जिस किसी को लोन की जरूरत है, गलती से उस इंसान को कॉल लग गया तो वो सुनेगा कि नहीं? क्योंकि वो उसके लिए रिलेवेंट है। समझ में आ रहा है क्या रिलेवेंस और इररिलेवेंस क्या चीज होती है? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात। इसीलिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए। दूसरा, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप जहां से ले रहे हो वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए। मैंने राह चलते किसी भिखारी को पूछा है क्या कि भैया मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए? नो, मैंने नामी गिरामी और सूझबूझ वाले इंसान को पूछा मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन का सोर्स ही रिलायबल नहीं है तो वो रिलेवेंट भी होके कोई काम की नहीं है। मैंने राह चलते किसी ऐसे आदमी को पूछ लिया जिसके मतलब ऐसे समझो रोड पे वो बेगिंग कर रहा है, जिसको पता नहीं है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, उसको मैं पूछ रहा हूँ फुटबॉल मैच का स्कोर क्या है, उसने बोल भी दिया कुछ तो भी, बट बताओ वो रिलायबल है क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? तो सोर्स रिलायबल होना चाहिए।
आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई, दुआ करता हूँ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आ गई, तो आप गूगल से पूछोगे दवाई कौन सी लेना है या डॉक्टर से, भले दोनों की दवाई अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेम आ जाएगी, बट रिलायबल क्या है, डॉक्टर। गूगल से देख करके आप दवाई खाते हो क्या कभी, मतलब वो सोर्स क्या है, रिलायबल नहीं है। सो जब भी आप कहीं से इंफॉर्मेशन लो तो वो इंफॉर्मेशन भरोसा करने लायक होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। पहला, वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होनी चाहिए। दूसरा, मेरे साथ साथ बोलो, वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। तीसरा, वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने मानस को पूछा फुटबॉल मैच का स्कोर बताया, मानस अब क्रिकेट मैच का मत बताना, उसने बोला ठीक है चलो सर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, फुटबॉल मैच से रिलेटेड बता रही, सोर्स भी रिलायबल है, फुटबॉल में खिलाड़ी है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो ये सोर्स भी रिलायबल है। तीसरा, इसने स्कोर तो बताया लेकिन आधा अधूरा बताया, एक ही साइड का बताया, दूसरी साइड का स्कोर ही नहीं बताया, कंप्लीट नहीं है। भले ही रिलेवेंट थी, भले सोर्स भी रिलायबल है, बट इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, बोलो मेरे किसी काम की है क्या। सो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट भी होनी चाहिए, रिलायबल भी होनी चाहिए, कंप्लीट भी होनी चाहिए। फिर से मैंने मानस को मतलब भाई प्लीज फुटबॉल मैच का स्कोर बता, सही इंफॉर्मेशन दे। अब मानस ने इस बार रिलेवेंट फुटबॉल मैच का स्कोर बताया, मतलब रिलेवेंट है, जो मैं पूछ रहा था उससे रिलेटेड है, सोर्स भी रिलायबल है, इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट है, बट चाइनीज लैंग्वेज में बता रहा है, पिंग पोंग टू टांग, अंडरस्टैंडेबल है क्या। या मैं अंधा हूं और मुझे मैच दिखा रहा है, अरे देख लो सर आप क्या बात करते हैं, डायरेक्ट मैच ही दिखाता हूं, अरे अंडरस्टैंडेबल है क्या। अंधे को वीडियो दिखाओगे अंडरस्टैंडेबल रहेगा, बहरे को स्कोर सुनाओगे अंडरस्टैंडेबल रहेगा, कुछ बात समझ में आ रही क्या। या मुझे हिंदी इंग्लिश समझ में आती है, मुझे चाइनीज और जैपनीज लैंग्वेज में सुना रहा है, इंफॉर्मेशन काम की है क्या। सो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। वन मोर टाइम गाइस, एक बार फिर से सब लोग सब बोलो, इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो एक छोटा सा तिनका है। सो कोई भी इंफॉर्मेशन रहो, चाहे अकाउंटिंग रिलेटेड रहो, चाहे लॉ रिलेटेड रहो, चाहे ऑडिटिंग रिलेटेड रहो, चाहे क्रिकेट मैच का स्कोर रहो, चाहे बीएससी एनएससी, कोई भी इंफॉर्मेशन रहो, इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए बताओ, रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब रिलेवेंट मतलब जो पूछा उससे रिलेटेड। दूसरा, इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, सोर्स रिलायबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन पे भरोसा कर सकते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरा, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। चौथा, इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। पांचवा, इंफॉर्मेशन समय पे मिलनी चाहिए, टाइमली। देरी से मिली हुई इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। मैंने इसको पूछा, मैंने बोला यार मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, रिलायंस के शेयर्स का प्राइस क्या जा सकता है मुझे बता ना कल। इसने बोला मुझे सर मैं आपको एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट प्राइस बता सकता हूँ, कल क्या प्राइस जाने वाला है। बोला हाँ यार जल्दी बता, मेरे पास 5 करोड़ है, मुझे इन्वेस्ट करना है। इसने बताते 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 24 घंटे लगा दिए। मैंने बोला कल क्या प्राइस जाएगा, और इसने बताया कब, अगले दिन। हाँ सर ये प्राइस जाएगा। मतलब आप क्या फायदा, अब वो प्राइस तो सबको ही दिख रही है ना, आ ही गई। मैंने कब पूछा था तुझे, कल, तूने कल बताया, तूने कब बताया, एक दिन लेट। आपको आपने मुझे पूछा कि सर इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, मतलब मैं बताता हूँ ना, एग्जैक्ट बताऊंगा कौन जीतेगा कब, पर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बताया, कोई काम की आपकी इंफॉर्मेशन हो तब तो सभी को पता चल गई। सो समय पे मिली हुई इंफॉर्मेशन ही काम की है, देरी से इंफॉर्मेशन मिलना मींस नो इंफॉर्मेशन, देरी से इंफॉर्मेशन मिलना, इंफॉर्मेशन डिलेड इज नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। क्या फायदा। मैंने आपको बताया कि बच्चों में आपका स्कोर बता सकते हो एग्जैक्ट, आपका रिजल्ट कब आएगा उस दिन बात करेंगे अपन, तो आप क्या बोलोगे सर वो तो हमें भी पता चल जाएगा, क्या फायदा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन कैसी मिलनी चाहिए, समय पे। चलो एक बार सारे फीचर्स बताओ, कौन बच्चा बोलेगा बेटा, रिलेवेंट, रिलायबल, कंप्लीट, अंडरस्टैंडेबल, टाइमली। कुछ बात समझ में आ रही। और इन पांचों के ऊपर इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये पांचों भी फीचर्स उसमें आ जाते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू। इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन मस्ट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द थिंग जिससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन। अब आपका सवाल, सर ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है जैसा होना चाहिए था अगर वैसा ही है तो ट्रू एंड फेयर व्यू है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, नहीं तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। अब आपका सवाल, सर कैसा होना चाहिए था, रिलेवेंट होना चाहिए था, रिलायबल होना चाहिए था, कंप्लीट होना चाहिए था, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। अगर ये सारे फीचर उसमें है तो ही मैं बोलूंगा वो इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है।
अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रही है। एक बार बोल बेटा पांचों फीचर इंफॉर्मेशन के। हाँ बरोबर, रिलायबल, कंप्लीट, अंडरस्टैंडेबल और ऑन टाइम। ऑन टाइम, टाइमली होनी चाहिए, यस और नो। तो ये पांचों भी फीचर्स क्या है बेटा? क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस वर्ल्ड, फिर चाहे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो। क्लियर? बोलो। डिस्क्लोजर का भी आ सकता है क्या? किसका आ सकता है? आ सकते हैं फीचर्स इसके 15-20 है। हमारे काम के जितने फीचर्स है जो मोस्ट प्रिफरेबली 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, ये 5 फीचर भी लिख दिए तो भी मोर देन सफिशिएंट है। इसके अंदर में और भी कोई फीचर्स दिए क्या इन लोगों ने? नो, इन्होंने तो 4 ही दिए। आप कितने लिखोगे? 5। टाइमली इन्होंने दिया ही नहीं है, टाइमली होना बहुत जरूरी है। क्या बोला बेटा? एक और ले लो। कितनी हो गई बेटा अपनी? 6 हो जाएगी। इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए, तो भी वो इंफॉर्मेशन अच्छी से समझ में आएगी। जैसे कंपेरेबल का बेस्ट एग्जांपल देना है तो आप लोगों के जीवन में देखो ना, आप कंपेयर करती हो। आपको जैसे बाइक मोपेड लेना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक्टिवा और दूसरा जुपिटर। तो आप कार देखो अपनी कौन सी है रे, वो इस पे जाते हो ना, कोई टू व्हीलर के ऐप होते हैं उसमें कंपेयर का चार्ट आ जाता है। या आपके पास 2 ऑप्शन है, i20 लूं या बलिनो लूं। तो आप कार देखो पे जाओ, कार देखो के ऐप पे, और वहां पे i20 वर्सेस बलिनो लिख दो। क्या मस्त सा टेबल बना के एकदम से एआई आपको सामने फेंक देता है आपके स्क्रीन पे। i20 के फीचर्स, दोनों का माइलेज, दोनों की प्राइस, इंजन की पावर, ये वो, ग्राउंड क्लियरेंस, फलाना ढिमका टिमका। यस और नो? कितनी प्यारी इंफॉर्मेशन है। पहले के जमाने में जब कोई भी कोई इंसान को कार खरीदना रहता तो 50 लोगों को पूछता 10 महीने तक, कौन सी कार लूं, तेरी कैसी, तेरी कैसी। अब तो 10 महीने का काम 10 सेकंड में हो गया। सारी इंफॉर्मेशन कंपेरेबल फॉर्म में आपके सामने आ गई। सो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल। अगर इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है मतलब लगता है कुछ तो गड़बड़ है। यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? यहाँ तक क्लियर है? लिखो अब सारे फीचर्स, बस मेन मेन हेडिंग लिखना है सभी ने। सभी के बुक के अंदर में, बरोबर है, जो भी आपकी बुक है उस बुक के अंदर में सारे फीचर्स है। बट यहाँ पे हम लोग मेन मेन पॉइंट्स लिख लेंगे सारे। लिखो बेटा, सबसे पहला फीचर क्या है? रिलेवेंस। दूसरा फीचर, एक एक लाइन का स्पेस देके लिखना बेटा। दूसरा क्या है? रिलायबल। तीसरा क्या है? कंप्लीट। चौथा क्या है बेटा? वेरी गुड। पांचवा क्या है? टाइमली। और लास्ट में 6 नंबर पे कंपेरेबल होना चाहिए, यानी उसके अंदर में कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए मतलब उसमें कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। यस और नो? ऑल सेट? चले बेटा आगे। लिखा ना सभी ने? चलो आज ये एक एक सेंटेंस में एक्सप्लेन कर ही दूं क्या सिंपल लैंग्वेज में? एग्जाम में लिखने के लिए काम आ जाएगी। लिख लो, एक एक लाइन छोड़ा ना सभी ने? ऐसा लिख लो, इंफॉर्मेशन रिलेवेंस होना चाहिए, मीन्स ध्यान से सुनना। इंफॉर्मेशन ऐसा लिख लो, इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट with the needs of the user। दूसरा, source of information must be reliable। थर्ड, information must be complete। ब्रैकेट में लिखना, नो एक्स्ट्रा, ना एक्स्ट्रा चाहिए और ना कुछ छूटना चाहिए, नो ओमिशन। ना कुछ हमें ज्यादा चाहिए भैया, ना कम चाहिए, जितनी है उतनी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल।
नो एक्स्ट्रा, नो ओमिशन. By the users. Information must must be received on time ना. और लास्ट में इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल. इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए. लिखा बेटा सभी ने? ऑल सेट, डन. आज लिखा ना सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग दे दो. किसी का बाकी है? लास्ट में लिख देना इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल. उसके बाद हेडिंग देंगे बच्चा पार्टी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. किसके? क्यों, ये क्यों नहीं है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ही नहीं. बट यार अब लिख तो दिया है तो नॉलेज तो ले लो ऐसी, है ना. ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज है. देखो बेटा सब लोग ध्यान दो. मे भी आपके पोर्शन में शायद नहीं होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट सुन लेना, काम की चीज है. इसी के भरोसे आपका आगे का करियर है पूरा. इफ यू आर परसुइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स, तीनों में से कोई भी कोर्स आप करते हो, तो ये एक्स्ट्रा बोल करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. एक 2-5 मिनट का डिस्कशन है, सुन लेना. सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या है, ध्यान से सुनो. ज़्यादा नहीं, 2-5 मिनट के ऊपर नहीं लूँगा समय. ध्यान से सुनना बेटा. आप सभी लोगों को पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों आई, वाई ये समझ लो. व्हाट तो हम लोग देख लेंगे, क्यों आया. अगर आपको क्यों पता चल गया, वाई पता चल गया, तो आपको फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ध्यान से सुनना. पहले क्या होता था, ये देखो, ये विनीत अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा है, मानस अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा है ना, अर्णव अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा है, और आदित्य भी अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा है. ध्यान से सुनो सब लोग. विनीत ने इन्वेंट्री माल, स्टॉक माल, अनसोल्ड गुड्स. इन्वेंट्री का अकाउंटिंग विनीत ने किया एट कॉस्ट. विनीत का ये प्रोडक्ट बेचने का काम है. इसने 10 क्वांटिटी परचेस किया, 6 क्वांटिटी बेच दिया. बोलो कितनी क्वांटिटी बची? चारों का यही काम है प्रोडक्ट बेचने का. चारों भी सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, चारों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, राइट. तो इसने 10 क्वांटिटी परचेस किया ये प्रोडक्ट के. मोबाइल फ़ोन है समझ लो, अलग तरीके का, ठीक है, ऐसा अज्यूम करना. 10 क्वांटिटी परचेस किया, क्या रेट में? 100 रुपये पर फोन, और बेच दिया जो भी प्राइस में बेचा होगा. तो बोलो इसके पास कितना बचा है? 4. अब ये जो 4 बचा है इसके पास, इसने वैल्यू किया उसका एट कॉस्ट. बोलो 4 इंटू एक की कॉस्ट कितनी थी? 100. बोलो इसका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कितना आया? 400. मानस के पास भी उतने ही पीस बचे हैं समझ लो, 4 कैसे आए? 10 खरीदे थे, 6 बेच दिए, सोल्ड. और ये परचेस. ये क्वांटिटी में बात चल रही है, अभी अमाउंट में बात नहीं चल रही है, ठीक है. मानस के भी पास 4 ही पीस बचे. मानस ने इसकी अकाउंटिंग किया एट सेल प्राइस. मानस ने बोला मेरे पास 4 पीस बचे. मानस बोलता एक पीस मैं बेचता हूँ 400 रुपये का. तो मानस ने उसे कैसे रिकॉर्ड किया होगा? एट द रेट. एक पीस वो कितने में बेच रहा है? 400. तो इसका कितना आया? 1600. तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे मानस और विनीत का एफिशिएंसी अलग अलग है? नो, सेम. दोनों के पास 4 ही स्टॉक बचा है. दोनों ने 6 क्वांटिटी बेची है. एक ने अकाउंटिंग किया एट कॉस्ट, एक ने अकाउंटिंग किया एट सेलिंग प्राइस. अर्णव ने बोला मैं अकाउंटिंग करूंगा एट कॉस्ट और विच एवर इज लोअर. तो इसने अकाउंटिंग किया एट कॉस्ट, 4 इंटू 100.
आदित्य ने बोला मैं अकाउंटिंग करूंगा एट कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। तुम देख रहे हो क्या, हर कोई अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रहा है, बल्कि देखा जाए तो सबका परफॉर्मेंस सेम है, सबने 6 क्वांटिटी सेल किया, तो सबका प्रॉफिट भी सेम ही आना चाहिए, मोर और लेस। बिजनेस सेम है, इनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेम है, इनके सब खर्चे सेम है, सब कुछ सेम है, ऐसा समझ लो, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, बट फिर भी इनके प्रॉफिट अलग अलग है कि नहीं। ये प्रॉफिट अलग अलग क्यों आए रहे, क्योंकि इन्होंने एक होशियारी की, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते समय इन सब ने अलग अलग मेथड्स फॉलो किया, तो भले इनका परफॉर्मेंस सेम था फिर भी इनके प्रॉफिट्स अलग अलग आ रहे हैं, जस्ट ड्यू टू द चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सोचो, हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ा रहा है, हर कोई अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग और मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन अपने अपने हिसाब से चेंज कर रहा है, तो तुम बताओ क्या इन चारों के फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट कंपेरेबल रहेंगे क्या। कंपैरिजन कैसे होती है, इक्वल फुटिंग पे। आपके घर पे आपका छोटा भाई या छोटी बहन होगी, वो है आपको समझाने के लिए सेकेंड स्टैंडर्ड में, आप हो 11th स्टैंडर्ड में, आपका 11th का रिजल्ट आया 90%, उसका सेकेंड स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया 99.9%, और वो आपको छेड़ रही है, भैया दीदी मेरा तो 99.9% आया, आपको तो 90% ही आया। आप क्या बोलोगे, बेटा ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है, तुझे अगर कंपेयर ही करना है तो जा जाके मम्मा से मेरा सेकंड स्टैंडर्ड का रिजल्ट निकाल और तेरा निकाल, सेकंड का कंपैरिजन कर, या फिर जब तू 11th में आएगी तो तेरा 11th और मेरा 11th कंपेयर कर। ऐसे थोड़ी कंपैरिजन होगा, या तो दोनों का 11th या तो दोनों का सेकंड। मेरी आज की अर्निंग और आपकी आज की अर्निंग कंपेरेबल है क्या। आप क्या बोलोगे, सर आपकी उम्र में जब हम लोग रहेंगे तब उस समय की अर्निंग और आपकी अर्निंग तब कंपेयर करो, या फिर सर जब आप हमारी उम्र के थे तब आपकी अर्निंग हमारी अर्निंग कंपेयर करो, यस और नो। कंपैरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग। ऐसे कंपैरिजन हो सकता है क्या, नो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। 1 पोटैटो प्लस 1 पोटैटो इज इक्वल टू हाउ मच पोटैटो, 2। 1 पोटैटो प्लस 1 अनियन इज इक्वल टू, आप कर सकते हो क्या टोटल दोनों की, एक आलू और एक कांदे की टोटल होगी क्या। कंपैरिजन या टोटल या प्लस माइनस के लिए इक्वल यूनिट होना चाहिए, इक्वल फुटिंग पे होना चाहिए। अब तुम सोचो, यहाँ तो सिर्फ ये 4 मैंने कॉम्पिटिटर बताए, भारत में ऐसे करोड़ों होंगे। सोचो, हर कोई अकाउंटिंग अपने अपने हिसाब से कर रहा है, हर कोई अपने अपने हिसाब से घोड़े दौड़ा रहा है। एक रथ को 4 घोड़े लगे, 4 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, रथ कहाँ जाएगा, कहीं नहीं, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सरकार कैसे टैक्स कैलकुलेट करेगी, सरकार को पहले उसका अकाउंटिंग समझना होगा, फिर सरकार बोलेगी अच्छा तेरा टैक्स इतना, तेरा इतना, तेरा इतना, यही काम है सरकार के पास। इसीलिए सब लोगों ने एक सिंपल सेट ऑफ रूल फॉलो करना है। सोचो, अगर ये सोचता है कि नहीं मैं लेफ्ट साइड से चलूंगा, विनीत ने सोचा नहीं मैं राइट साइड से चलने वाला हूँ, मेरे लिए ये रूल सही है, आदित्य ने बोला मैं 20 से चलूंगा, एक्सीडेंट कितने होंगे रोड पे रोज। जब हर कोई सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है तो एक्सीडेंट होते हैं क्या, नो। हर कोई लेफ्ट से जा रहा है और आने वाला इधर से, जाने वाला लेफ्ट से, सबके रूल्स सेम है। तो बस मेरे भैया अकाउंटिंग के अंदर में भी हम लोगों को ये ही करना है, और इसीलिए हमारे भारत की जो इंस्टीट्यूट है, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट, एशिया की सबसे बड़ी, फर्स्ट लार्जेस्ट है अमेरिका की AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, एंड सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन दिस वर्ल्ड और इन ऑन दिस ग्लोब इज ICAI, बरोबर है। तो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए। अब ये तो समझ में आ गया रहेगा कि स्टैंडर्ड्स एक मोर और लेस हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रेगुलेशंस है, कुछ प्रोसीजर्स है जो सभी को सेम तरीके से फॉलो करना है। अगर हर कोई वो स्टैंडर्ड फॉलो करेगा तो सबके फिनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल रहेंगे, कंपेरेबल रहेंगे, सरकार को तकलीफ नहीं। और कोई एक अकाउंटेंट जो विनीत के यहाँ जॉब कर रहा है वो मानस के यहाँ भी जाके जॉब कर सकता है, कल चल के विनीत ने निकाल दिया तो, या मानस के यहाँ काम करने वाला अकाउंटेंट अर्नव या इसके यहाँ इसके यहाँ इसके यहाँ कोई भी कहीं पे भी जॉब कर सकता है क्या। वरना सोचो, अकाउंटेंट को पहले विनीत के यहाँ की अकाउंटिंग सीखी और अब उसको जॉब छोड़ना है तो भैया अब ऐसी अकाउंटिंग तो और किसी की है ही नहीं, उसको कितनी मुश्किल हो जाती है। ये तो मैंने एक छोटू सा एग्जांपल लिया, ऐसी सैकड़ों एग्जांपल्स है आपके अकाउंटिंग की दुनिया में जहां पे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती है। फिर भी ICAI सारी पॉलिसीज को तो यूनिफॉर्म नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होते हैं, बट उतने चलेंगे। 90% ऑफ द पॉलिसीज ICAI ने स्टैंडर्डाइज कर दिया।
यूनिफॉर्म कर दिया। कैसे? सबको बोल दिया ए भैया आप सब लोग सुनो, जब भी कोई वैल्यूएशन करेगा तो सभी नेट कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना है। ना तेरा ना तेरा ना तेरा ना तेरा, हर कोई वैल्यूएशन कैसे करेगा? एट कॉस्ट और एनआरवी, एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। और ऐसा कहाँ दिया है? आईसीआई ने इसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक रूल इशू किया, एक स्टैंडर्ड इशू किया, जिसका नंबर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ऐसे आईसीआई ने टोटल 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए टिल डेट। उसमें से 5 चले गए, खत्म हो गए, अबोलिश हो गए, विड्रॉ कर लिया, बचे कितने? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज भी एप्लीकेबल है। वो 27 बता सकते हो? हाँ बिल्कुल है, बहुत सारे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, 3rd कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 contingencies and events occurring after balance sheet date, 5 profit or loss for the prior period item and changes in accounting policies, 6 depreciation, 7 construction contract, 8 research and development, 9 revenue recognition, 10 property plant and equipment, 11 foreign exchange losses and gain, 12 government contract, 13 investment accounting, 14 amalgamation accounting, 15 employee benefit, 16 borrowing cost। बराबर है क्या? ये लिस्ट घर जा करके आज तेरा होमवर्क है, ये 27 के नाम लिख करके लेके आना गूगल से सर्च करके। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, 19 लीजेस, 20 ईपीएस, 21 आपका कंसोलिडेशन अकाउंट्स, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, 22 आपका टैक्सेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, है ना। ऐसे टोटल 27 आपको अप्लीकेबल। क्लियर है? हाँ बोलो बेटा। रिकॉग्निशन का जो आपने बताया एएस स्टैंडर्ड जो है वो एप्लीकेबल है, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना, उसका बेस वही है। तो ऐसे आ जाओ, ध्यान देना, आप कभी भी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो? जब वो रेवेन्यू आपको रियलाइज हो जाए, जब वो रेवेन्यू आपको रियलाइज हो जाए। रियलाइज होने का मतलब अलग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो, ध्यान से सुनो बेटा, रेवेन्यू मतलब क्या होता है? सेल। एग्जाम्पल रेवेन्यू का एक सिंपल सा सेल। मैंने विनीत को माल बेचा, कैसे? सब लोग मुझे बताना, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँ कि नहीं करूँ? अच्छा, रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है वो पहले बता देता हूँ। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना। कैसे? मैंने विनीत को माल बेचा 500 रुपए का, विनीत ने मुझे पैसे दिए नहीं, उधारी में माल बेच दिया। बोलो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं कि नहीं करूं? करेंगे, तभी तो आप क्रेडिट सेल की एंट्री पास करते हो। सर यहाँ तो रियलाइज भी नहीं हुआ। अरे बाबा, रियलाइज होने का मतलब हर बार कैश मिलना नहीं होता है। रियलाइज होना मतलब या तो उससे एक्चुअल में पेमेंट मिल गया, या फिर उससे पेमेंट रिकवर करने का लीगल राइट मिल गया। इन दोनों में से कोई एक भी चीज हो गई तो हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रियलाइज हो गया। और अगर रेवेन्यू रियलाइज हो गया तो उसे रिकॉग्नाइज कर दो। कल चल के उसने पैसे देने से मना कर दिया तो मैं उसको कोर्ट की सीढ़ियों पे ले जा सकता हूँ घसीट के, आई मीन अच्छे से, कि भैया पैसे दे, यस और नो। सो मेरे पास लीगल राइट आ गया पैसे रिकवर करने का, या फिर एक्चुअल में पैसे आ गए, या तो पैसे रिकवर करने का लीगल राइट आ गया। इन दोनों में से कोई एक भी चीज हो गई तो मैं बोलूंगा रेवेन्यू रियलाइज हो गया। रियलाइज हो गया तो क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करें। इसीलिए उधारी के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं, वरना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उधारी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। सर अब ये कौन सा नया अकाउंटिंग सिस्टम बोल दिया आपने? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये सब्जी वाले रोड पे जो ठेला लेके घूमते हैं ना, उनको बोलो तो भैया उधारी में दोगे क्या? आप कुछ देगा क्या आपको उधारी में? वो बोलेगा भैया उधारी क्या ही दो, आज नगद कल उधार। ऐसा जिस धंधे वाले का नारा है वो समझ जाओ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का फॉलोअर है। सर इसका मतलब बड़े बड़े मॉल के अंदर में जहाँ पे उधारी नहीं मिलती वो सब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं क्या? नो, फॉलो तो सबको अक्रोल ही करना है, बट छोटे मोटे बिजनेसमैन, गली नुक्कड़ की दुकानें, वो जनरली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। पैसे आए तो वो अकाउंटिंग करते हैं, नहीं आए तो नहीं। समझ में आई बात सभी को? खैर छोड़ो, आगे देखेंगे। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक बेसिक आइडिया आया सभी को? सिंपल है। कभी अगर जीवन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ना, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है ना, अमित नाम का, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज बहुत अच्छा है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, बट वो BNY मेलन में 16 लाख रुपए के पैकेज पे काम कर रहा है। वो CA नहीं है, बट उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज अप टू द पॉइंट है। यस और नो?
BNY मिलन मगरपट्टा सिटी, यस और तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत प्यारी चीज है, इसी के भरोसे आपका आगे का करियर है। यहाँ तक क्लियर बेटे सभी को, पक्की बात, ऑल सेट। हाँ सर हमको नहीं। लेंगे बेटा फिर आपको भी, 10 है सर हमको। पहले 10 ना, हाँ नाम में बस 10 के AS1 disclosure of accounting policies, AS2 बरोबर। valuation of inventories, AS3 cash flow statements, AS6 depreciation of accounting, AS8 for me AS6। चलो आ जाओ बेटा, अब अच्छे से ध्यान दो, बता दो, दूंगा आपको। लिखो बेटा, एक हेडिंग दो, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। पर अपने आप पे पॉजिटिव बंदा है भाई विनीत, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सब लोग साथ में है क्या? अजिंक्य, एक मैंने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का क्वेश्चन होमवर्क दिया है ना? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आ जाओ, ध्यान से, वो कमा रहा है करोड़ों, तुम कमा रहे हो क्या? तुमको एक चीज मालूम है क्या, जब कभी भी आप लोग ये आप लोगों को पता है फेसबुक और इंस्टा आप देखते हो, तो वहां पे आप ही प्रोडक्ट हो। अच्छा, आप लोग स्क्रोलिंग कितना करते हैं? इसी में एक जनरल क्वेश्चन, दिन भर में कितना स्क्रोल करते हो आप ईमानदारी से? मोबाइल टाइम कितना है आपका? 3 घंटे के ऊपर है। ओके, हाँ, तेरा बेटा क्या बोले बेटा? अंदाज फिर भी 2-3 घंटा, हाँ 1.5 घंटा, उसमें कॉल टाइम वगैरह भी आ गया, मोबाइल देखना आ गया, गेम खेलना आ गया, सब आ गया, व्हाट्सएप देखना, मोबाइल की स्क्रीन ऑन है। नहीं नहीं, मोबाइल टाइम बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ मोबाइल टाइम है। तेरा कितना है? 1 घंटे से कम है। तेरा बेटा 2-3 घंटा, हाँ आदित्य कितना? 1-2 घंटे, हाँ दुर्वा, आप है ना एक्चुअल में 3 घंटे अगर आप देख रहे हो तो आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। 3 घंटा मतलब एक्चुअल में ज्यादा है। लॉकडाउन के समय आते लग गए ना, पहले मोबाइल नहीं थे तो भी काम होते ही थे ना सारे, तो आपका स्क्रीन टाइम कम करो। हाँ, आपके धंधे से रिलेटेड है, आपका बिजनेस है, बिजनेस मोबाइल से अटैच है, फिर आपको जरूरी है। हाँ, उसमें आप लेक्चर का टाइमिंग देख रहे हो तो वो मोबाइल टाइम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपका धंधा क्या है अभी? स्टडी। आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें पूछा जाता है ना आपका व्यवसाय बिजनेस क्या है, तो स्टूडेंट लोग क्या लिखते हैं? स्टडी। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो वो मोबाइल टाइम में वो काउंट नहीं होगा। मैं अदर देन स्टडी, आपका मेन बिजनेस क्या है? स्टडी। अदर देन स्टडी अगर आप मोबाइल फोन देख रहे हो और एनी रीजन, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, कुकू, जो भी कुछ आप देख रहे हो, तो वो सब स्क्रीन टाइम में काउंट होगा। फिर भले आप उसके ऊपर गीता का पाठ भी सुन रहे हो तो भी वो मोबाइल टाइम ही है ना? तो वो मोबाइल टाइम कम करो। मैं रीजन बताता, उससे ना आपका IQ लेवल कम हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि हर चीज आपके फिंगर टिप पे आ जाती है, तो इंसान का माइंड थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाता है। साइंटिफिक रिसर्च है, आप गूगल करोगे, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है इस मामले में। यू ऑल आर जेनजीज, यस और नो, पोस्ट 2000, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये स्क्रीन टाइम कम करो। मेरी मजबूरी है, मुझे दिन भर में 50 ग्रुप है, उनके ऊपर बच्चों की क्वेरी सॉल्व करना है। आपकी कोई मजबूरी है ही नहीं। आप जितना ही कम रखोगे ना, आपका IQ और मजबूत होगा। हाँ बोलो। बाकी के काम फिर ऐसे ही वो हो जाते हैं, कौन से? मतलब होमवर्क वगैरह, और फिर एक बार फ्री टाइम मिला तो यही फ्री टाइम मिलने के बाद रीड करो, आर्टिकल पढ़ो, है ना? क्या बोले बेटा? ईमानदारी से बोलो, डिजिटल बुक रोज कितने घंटे पढ़ता है?
हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये मेरे को क्या बोला, डिजिटल बुक्स आते हैं तो तुम्हारा कितना है बेटा, तुम जो देख रहे हो अभी, दिया अजिंक्य, तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है मोबाइल का, पर वो तुम किंडल पढ़ते कितना हो उसमें, जिस दिन डाउनलोड किया था जोश जोश में उस दिन पढ़ा, उसके बाद में कब पढ़ना होता किंडल बताओ, पढ़ता है क्या कोई रेगुलर बेसिस पे? अच्छा आपने ऐप डाउनलोड करके रखा है क्या स्क्रीन टाइम का? अच्छा, अराउंड 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटा है, इट्स ओके, बट वो 2 घंटे में भी जितना ज्यादा प्रोडक्टिव यूज होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। दिया आजा, गेम नहीं खेलना चाहते हैं बाबा, गेम सबसे बड़ा मतलब ऐसा जो स्लो पॉइजन है ना, पबजी वगैरह जो आप खेलते हो मत खेला करो, स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन जो भी होगा, पबजी, क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, 2 घंटे इट्स ओके, बट वो 2 घंटे को प्रोडक्टिवली यूज करो। अच्छा आ जाओ, अच्छा मेरी बात तो सुनो, हो बच्चों, अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सुनना सुनना, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अपने को स्क्रीन टाइम कम रखना है, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करो, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलोगे तो आपको तकलीफ होगी, बट ये मेरी बात सुनना, स्क्रीन टाइम कम करोगे आपको एक थोड़ी सी मानसिक शांति मिलेगी। आप बोलोगे जैसे ये बोलता है कि सर सब काम हो जाते बाकी टाइम बोर होता, तो थोड़ी देर बोर हो जाओ, होने दो बोर, अपने आप को बोर होने दो, तुम अपने आप से मिलोगे उस समय, तुम खुद से बात नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आगे लाइफ में डिप्रेशन में चले जाओगे, तो थोड़ा सा बोर ही हो जाओ ना, कभी कभी बोर होना भी अच्छा रहता है, होने दो, क्या होगा बोर हो गए तो शांत हो। लॉकडाउन की वजह से हुआ है, उसके पहले तो फोन मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉकडाउन आपके लिए नहीं था, सारे दुनिया वालों के लिए था। चलो देखो जरा ध्यान देना सबने अच्छे से, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली 2 सिस्टम है बेटा, एक है डबल एंट्री सिंगल एंट्री चैप्टर है चैप्टर, हमारा इतना सा पैराग्राफ है बस, हमारे चैप्टर है, हमारा सिंगल एंट्री का इतना सा पैराग्राफ, ये देखिए सिंगल एंट्री से डील नहीं करना, 333 to 360 360 333 एक है इंडियन 362 और एक है इंग्लिश, इंडियन सिंगल एंट्री है, इंग्लिश डबल एंट्री, देसी नामा बाय चाणक्य चाणक्य, हाँ, और इंग्लिश में 2 है, द डिजाइन ऑफ मौर्य एक है सिंगल एंट्री, एक है डबल डबल एंट्री एंट्री, लुका ल्यूका डिबार्गो पैसियोली 1494, क्यों यार, हम लोग जो 1494 बाय ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, हम लोगों को जो सिस्टम फॉलो करना है वो कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम है, यस और नो? तो सर सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं करते क्या कोई फॉलो? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग फॉलो करते हैं, उनके पर्सनल अकाउंटिंग के लिए, छोटे मोटे बिजनेस वाले लोग वो सिंगल एंट्री फॉलो कर लेते हैं, किराना माल वाला, सब्जी बेचने वाला, तो ज्यादा रिलेवेंट तो ये है ना हाँ? डबल एंट्री वाला, रिलेवेंट डबल एंट्री, सिस्टमेटिक है, हर चीज के 2 इफेक्ट तुमको पता रहते, बट मैं अभी आपको जो बताना चाहता हूँ प्लीज ध्यान देना, मैं आप लोगों को अभी अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर में, और अगर मैं अक्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो 2 सिस्टम और है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अक्रूवल, एक है अक्रूवल और दूसरा है कैश, बट वो तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होगा ना, सिस्टम जैसा है, मैं वही बोल रहा हूँ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनो, बस अभी ये लिख करके रखना आपके पास में। अब जब भी आप अकाउंटिंग करते हो, मैं डबल एंट्री और सिंगल एंट्री की बात कर रहा हूं, तो ये अकाउंटिंग करने के 2 तरीके हैं, या 2 मानस की लैंग्वेज में बिल्कुल सही वर्ड है, बेसिस, यस और नो, 2 बेसिस है, एक है कैश बेसिस, वेरी गुड, और दूसरा कौन सा है, बराबर है, ध्यान से सुनना, कैश बेसिस बहुत इजी है, जहां पे हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे, उधारी वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओनली
लिखते जाओ, कैश ट्रांजैक्शंस विल बी, और यहाँ पे बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। एक तीसरा और है इसमें, हाइब्रिड, है ना, नॉलेज के लिए बस ध्यान रख लो, लिखवा के नहीं दूंगा, ठीक है, बस ऐसे ही समझने के लिए। बहुत सारी जगह पे हाइब्रिड सिस्टम फॉलो होता है। कल चल के अगर आप कहीं किसी से बात करो तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में आपकी नज़र नीचे नहीं आनी चाहिए, है ना, ध्यान रखना। काफ़ी जगह पे ऐसा होता है, कोई कॉलेज के अंदर में कोई टीचर, कोई ग्रुप में, कहीं पे कोई कंपटीशन में पूछ लिया जाता है ना। तो एक और तीसरा सिस्टम है, वो है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड मतलब आप समझ जाओ, जिसमें कैश और अक्रूवल दोनों का मिक्सचर है। हाइब्रिड मतलब कैश और अक्रूवल दोनों का मिक्सचर। ध्यान से सुनना, तीसरा जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये इनकम रिकॉर्ड करता है ऑन कैश बेसिस और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है अरे पेन को क्या हो गया था, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है ऑन अक्रूवल बेसिस। मतलब जब खर्चे की बारी आ रही है तो एक्चुअल पेमेंट नहीं किया तो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन इनकम की बारी आ रही है तो जब तक इनकम मेरे हाथ में आता नहीं तब तक मैं रिकॉर्ड करता नहीं। अच्छी बात है तो नो। अगर आप अक्रूवल फॉलो कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा रहेगा, उसमें आधे के लिए ये रूल, आधे के लिए वो रूल कोड करना मुश्किल है। हम लोग हर बार भी क्या करते हैं, अक्रूवल फॉलो कर रहे तो सारा अक्रूवल, क्योंकि लॉ नाम की भी कोई चीज है ना। इनकम के केस में तुम हाथ में आने की राह क्यों देख रहे हैं? कल चल के विनीत ने अगर पैसे नहीं दिए तो लॉ नाम की कोई चीज है कि नहीं है? मैं केस फाइल करूंगा और पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये सर मतलब अगर एक्सपेंसेस है तो अक्रूवल बेसिस से करेंगे, अगर इनकम है तो कैश बेसिस। क्लियर? हाइब्रिड सिस्टम दोनों का मिक्सचर है। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात। सो आज का आपका छोटू सा होमवर्क दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन होमवर्क है। आप सभी के पास बुक है, कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस का आप डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्राई करके आना घर से। एक वो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, और कैश और अक्रूवल, जितना आता है जैसे आता है ना। नहीं आया, गलत हुआ, नहीं नहीं नहीं, देख करके, बुक से देख करके भी लिखा तो भी चलेगा। मैं कल ये दोनों भी क्वेश्चन आप लोगों के आज जो होमवर्क दिए वो कल चेक करवाने वाला हूँ। और मैंने लेजर बता दिया था ना सभी को, लेजर बताया था ना हमने। ओके, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। अभी इधर बेटा, दो होमवर्क दिए छोटे छोटे। कल मैं जो दोनों क्वेश्चन है ना, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये आप लोगों को चेक करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करवाऊंगा, लर्न करवा के लूंगा आपसे। और कैश और अक्रूवल बेसिस ट्राई करना, आ गया तो ठीक है, वरना ये भी कल एक्सप्लेन करके लर्न करवाऊंगा। अब 2 मिनट के लिए इसी बोर्ड पे ध्यान दे दो, देखो तो जरा, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। ये है हमारा बिजनेस, जो कि कैसा है बेटा बताओ तो मुझे, गोइंग कंसर्न है। ऑलरेडी हमने देखा था, है ना, काफी बार देख लिया ना ऑलरेडी। डोंट वरी, फिगर आने वाले जीवन में आपके 1 साल तक आने वाली है। 1 साल तक आप भले ही इसको आने दो, क्योंकि सारा अकाउंटिंग इसी से रिलेटेड है। बिजनेस में क्या होता है बेटा जनरली बताओ? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ इनफ्लो या तो आउटफ्लो, या तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों भी हो रहा है, अगर इनमें से कोई एक चीज भी हो रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है।
कैसे? सिंगल एंट्री के रूल्स या डबल एंट्री के? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कहाँ पे रिकॉर्ड करना है बेटा? या तो जर्नल एंट्री बुक में या तो फिर सब्सिडायरी बुक्स में। सब्सिडायरी बुक कौन कौन सी बताओ? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस आते बताओ? ऑल कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन। तुम बताओ, मैंने गुड्स परचेस किया फॉर कैश, गुड्स परचेस किया फॉर कैश, कौन से बुक में जाएगा? कैश बुक। परचेस बुक नहीं बोलना, गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट, आप बोलो परचेस बुक। यस और नो? फिर यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सर बैंक के लिए भी बुक सब्सिडायरी। हाँ, बैंक के लिए कैश बुक के अंदर में बैंक भी आ गया, आगे पढ़ेंगे ना हम लोग, आएगा कैश बुक में पेटी कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, आएगा ना आगे, इम्प्रेस सिस्टम सब पढ़ेंगे। पेटी कैश बुक चिल्लर खर्चों के लिए, जैसे मैं पंकज को महीने के 5-10 हज़ार रुपए दे के रखता हूँ, चाय कॉफी का बिल, नाश्ते का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, पेटी एक्सपेंसेस, चिल्लर एक्सपेंसेस के लिए। तो वो जो मेंटेन कर रहा है कैश, वो जिस बुक में मेंटेन कर रहा है उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, पेटी कैश। यस और नो? चिल्लर चिल्लर खर्चों के लिए। हाँ, यहाँ पे जो गुड्स, हाँ बेटा, गुड्स रिटर्न जो परचेस किया था क्रेडिट बेसिस पे, बाद में गुड्स रिटर्न टू अस जो सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे। यहाँ पे बिल रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन और यहाँ बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल बिल पेएबल अभी देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो ट्रांजैक्शन कोई भी सब्सिडायरी बुक में नहीं आता है, वो सारे बचे कुचे ऑल अदर ट्रांजैक्शन कहाँ पे आते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बुक का ही एक नाम है, मुन्ना प्लीज ध्यान दे बेटा, जनरल जर्नल। जनरल जर्नल क्यों ऐसा बोलते हैं इसको जनरल जर्नल? क्योंकि इसमें कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन नहीं आता। सारे स्पेशल कहाँ आते हैं? कैश बैंक से रिलेटेड स्पेशल यहाँ पे, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन परचेस यहाँ पे, क्रेडिट सेल यहाँ पे, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर विच वर परचेस ऑन क्रेडिट बेसिस, परचेस रिटर्न। मेरे कस्टमर ने माल वापस किया जो मैंने उसे क्रेडिट बेसिस पे सेल्स किया था, सेल्स रिटर्न। जो स्पेशल नेचर के ट्रांजैक्शन है उन सभी के लिए सब्सिडायरी बुक है। तो बच्चे कुछ क्या होते हैं? जनरल। तो जनरल कहाँ पे आएंगे? जर्नल में। तो बताओ इसका नाम क्या रहेगा? स्पेशल जर्नल। एक और नाम पता चला आपको सब्सिडायरी बुक्स का? स्पेशल जर्नल। और जर्नल एंट्री बुक का जनरल जर्नल। यस और नो? पक्की बात? एक है स्पेशल जर्नल, एक है जनरल जर्नल। स्पेशल जर्नल, सब्सिडायरी बुक्स। अच्छा, ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड तो कर लिया आपने, रिकॉर्डिंग के बाद आप लोग क्या करते हो? इसकी पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हो? लेजर बुक। लेजर बुक में क्या होते हैं? अकाउंट, समरी ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एडवांटेज इन अ टिक शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड के। पोस्टिंग के बाद क्या करते हो? बैलेंस। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो बैलेंस किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। इसका नाम क्या रहेगा? डेबिट। बैलेंसिंग के बाद ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर्स व्हिच यू हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और ये टैली हो जाएगा क्या? और सबसे लास्ट में क्या बनाते हो? फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। कुछ याद आ रहा है? कुछ हमने ऐसी चीजें देखी बेटा अकाउंटिंग से रिलेटेड। डन। बाकी हम लोग कल का बचा हुआ थ्योरी पार्ट ये देखेंगे टुमारो, है ना? आज का जो बचा हुआ थ्योरी पार्ट है वो देखेंगे टुमारो। और आपको 2 होमवर्क दिए, वो दोनों होमवर्क को एक बार आपने ट्राई करके आना है। बाकी हम लोग हमारी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।